नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों के परिषद की 21वीं बैठक को कल वर्चुअली संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 24 सितंबर को वाशिंगटन में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। सरकार ने राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूति रसीदों के लिए 30,600 करोड़ रुपए तक की गारंटी देने की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा, आधुनिक आधारभूत ढांचे ने जीवन और व्यापार को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई दिल्ली में 2 रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया। सरकार ने कहा, देश में पिछले 11 सप्ताह से साप्ताहिक संक्रमण दर 3% से नीचे है। स्वस्थ होने की दर 97.64%। देश की 20% आबादी को कोविड रोधी टीके की दोनों खुराक और 62% को पहली खुराक दी जा चुकी है। गुजरात में नए मंत्रिमंडल में 10 कैबिनेट सहित कुल 24 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित और भारतीय कप्तान विराट कोहली ने विश्व कप के 2020 टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद की 21वीं बैठक को कल वर्चुअली संबोधित करेंगे। बैठक का आयोजन ताजिकिस्तान कर रहा है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री जयशंकर करेंगे। सम्मेलन में पिछले 2 दशकों की उपलब्धियों और भविष्य में सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। भारत 2017 में इस संगठन का पूर्ण सदस्य बना था और सकारात्मक तथा रचनात्मक भूमिका के लिए प्रतिबद्ध रहा है। शंघाई सहयोग संगठन के 20 वर्ष हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को वाशिंगटन में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज बताया कि श्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। क्वाड के अन्य नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें होंगी। न्यूयॉर्क में कुछ अन्य नेताओं के साथ भी प्रधानमंत्री की बैठक होने की संभावना है। Prime Minister's visit to the US. As mentioned therein, he will participate in the first in-person Quad Leaders Summit in Washington on September 24th. On September 25th, he will address the UN General Debate of the UN General Assembly at its 76th session. While Prime Minister is in Washington, he will also have a bilateral meeting with President Biden. We also look forward to bilateral meetings with other Quad leaders, time permitting, as well as bilateral meeting with some other leaders while he's in New York on September 25th. अफगानिस्तान के काबुल में भारतीय नागरिक बांसुरी लाल के लापता होने पर श्री बागची ने कहा कि स्थानीय अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। भारत सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। We have seen missing person reports about a reported Indian national काबुल में वो missing है। We are in touch with all concerned. We have seen reports about local authorities undertaking investigation in this matter and we'll continue to monitor the situation.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्संरचना कंपनी लिमिटेड NARCL द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूति रसीदों के लिए 30,600 करोड़ रुपए तक की सरकारी गारंटी की अनुमति दी। मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में आज वित्त मंत्री ने बताया कि 2021 के बजट में परिसंपत्ति पुनर्संरचना कंपनी की स्थापना के सरकारी इरादे की घोषणा की गई थी। इसके साथ मौजूदा फंसे ऋणों के समेकन और उसके बाद खरीदारों के लिए उनके प्रबंधन और निपटान के उद्देश्य से परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी की भी स्थापना की घोषणा की गई थी। वित्त मंत्री ने कहा कि 2015 में बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता समीक्षा की गई थी। इससे पता चला था कि फंसी हुई परिसंपत्तियां NPA की मात्रा बहुत अधिक है। In 2015, asset quality review had happened of the banks. That was essentially for cleaning up and fully provisioning bank balance sheets, which revealed very high incidence of non-performing assets. वित्त मंत्री ने कहा कि इससे निपटने के लिए सरकार ने पहचान, समाधान, पुनर्पूंजीकरण और सुधारों की 4 सूत्री रणनीति पेश की। उन्होंने कहा कि पहचान करने के बाद चरणबद्ध ढंग से NPA की मात्रा का अनुमान लगाया गया और वसूली भी शुरू की गई। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वित्त वर्ष में 4 सूत्री रणनीति अच्छी तरह से लागू की गई और बैंक 5,01,479 करोड़ रुपए की वसूली करने में सफल रहे। The government came up with a strategy of 4 Rs, recognizing the NPA, and then resolution, recapitalization, and then finally reforms. That year, after the recognition, the quantification of NPAs had started in a very planned manner, and the recovery from the NPAs have also begun from there. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल लखनऊ में वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। कोविड महामारी के बाद GST परिषद की ये पहली बैठक होगी जो वर्चुअल माध्यम से नहीं हो रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आकाशवाणी को बताया कि बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग स्पॉटलाइट कार्यक्रम में प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना मेक इन इंडिया को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। ये परिचर्चा आज रात 9:15 से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुनी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए रक्षा परिसर नए भारत का परिचायक हैं और ये सशस्त्र सेनाओं को सुदृढ़ करेंगे। आज नई दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक आधारभूत ढांचे ने जीवन और व्यापार को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जब हम ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस पर फोकस कर रहे हैं तो इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। सेंट्रल विस्टा से जुड़ा जो काम आज हो रहा है उसके मूल में यही भावना है। इसका विस्तार हमें आज शुरू हुई सेंट्रल विस्टा से जुड़ी वेबसाइट्स में भी दिखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यालय परिसर का निर्माण 2 वर्ष के बजाय 1 वर्ष में ही पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान इस परियोजना में सैकड़ों श्रमिकों को रोजगार मिला। डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी जो काम 24 महीने में पूरा होना था वो सिर्फ 12 महीने के रिकॉर्ड समय में कंप्लीट किया गया, यानी 50% समय बचा लिया गया। वो भी उस समय जब कोरोना से बनी परिस्थितियों में लेबर से लेकर लॉकडाउन कितनी सारी कठिनाइयों से बीच हम गुजरे हैं। इन तमाम प्रकार की चुनौतियां सामने थी। कोरोना काल में सैकड़ों श्रमिकों को इस प्रोजेक्ट में रोजगार मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण प्रधानमंत्री के प्रयासों के कारण संभव हुआ है। प्रधानमंत्री जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिनके नेतृत्व में सरकार बनने के साथ ही रक्षा सशक्तिकरण का काम बड़ी तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है। चाहे वन रैंक वन पेंशन का काम हो, चाहे CDS की नियुक्ति का प्रश्न हो, चाहे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन हो, चाहे डिफेंस एक्विजिशन हो, और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए आपके नेतृत्व में किए गए प्रयासों का परिणाम अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि अगले वर्ष गणतंत्र दिवस परेड नए सेंट्रल विस्टा में होगी और संसद नए भवन से काम करेगी।
सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जहां पे हम 26 जनवरी की अगले साल की परेड करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 2-2.5 महीने के अंदर उस पे काम हम कंप्लीट कर पाएंगे। हमारा इरादा है कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो विंटर सेशन पार्लियामेंट का होगा वो हम नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में करेंगे अगले साल। नए रक्षा परिसरों में तीनों सेनाओं सहित रक्षा मंत्रालय के करीब 7,000 कार्मिकों के बैठने की व्यवस्था होगी। रक्षा मंत्रालय के खरीद प्रकोष्ठ ने मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी कर दी है। इससे खरीद प्रक्रिया में स्पष्टता आएगी। अब निविदादाताओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से गारंटी जमा करने के संबंध में खरीदारों को नई प्रक्रिया का पालन करना होगा। इससे विदेशी बैंकों की बैंक गारंटी वाले खरीद से जुड़े मामलों में अनुबंध को समय से संपन्न किया जा सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से बैंक गारंटी के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया में खरीदार को यह अधिकार दिया गया है कि वो आवश्यक होने पर भारतीय बैंक से बैंक गारंटी की पुष्टि कर सके। इसका खर्च निविदादाता को वहन करना होता है। केंद्र सरकार ने बताया कि देश के 34 जिलों में साप्ताहिक संक्रमण दर 10% से अधिक है, जबकि 32 जिलों में 5 से 10% के बीच है। आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि संक्रमण के कुल मरीजों में से 68% केरल से हैं। 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस में केवल केरला है, जहां 1,99,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, और 5 राज्य ऐसे हैं जहां की 10,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। मिजोरम में 13,000 से कुछ अधिक, आंध्र प्रदेश में 14,000 से कुछ अधिक, कर्नाटक में 15,700 से कुछ अधिक, तमिलनाडु में 16,500 और महाराष्ट्र में 53,000 केसेस एक्टिव केसेस हैं। ये वो केसेस हैं जो या तो अस्पताल में हैं या होम आइसोलेशन में हैं। श्री भूषण ने कहा कि देश में पिछले 11 सप्ताह से साप्ताहिक संक्रमण दर 3% से नीचे है और 64 जिलों में 5% से ऊपर है। उन्होंने कहा कि देश में इस समय उपचाराधीन मरीज 3,50,000 से नीचे आ गए हैं और स्वस्थ होने की दर 97.64% तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि देश की 20% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 62% को पहला टीका लगाया जा चुका है, लेकिन अभी सावधानी बरतने की जरूरत है। इस सब के बावजूद ये जरूरी है कि आने वाले 3 महीनों में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि अनेक त्योहार हैं, इसलिए हमारा अनुरोध है कि सब लोग मास्क पहने और ढंग से पहने। मास्क कान से लटकाने के लिए नहीं है, नाक के नीचे रखने के लिए नहीं है या अपने चिन्ह पर लगाने के लिए नहीं है। मास्क इस ढंग से पहने कि आपका नाक और मुंह पूरी तरह से ढका रहे, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और अनावश्यक रूप से बाहर न जाएं और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। स्वयं भी भीड़ भाड़ का आयोजन न करें। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि हालांकि त्योहार आ रहे हैं और जनसंख्या घनत्व में वृद्धि संक्रमण के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है। There is sudden increase in population density anywhere, the virus finds it very useful to propagate very well. So the call of the hour, therefore, is only 4 things I will mention. One is vaccine acceptance. Number 2, maintenance of COVID-appropriate behavior. Number 3, responsible travel if necessary. And the last is responsible festivity. नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि आने वाले 2-3 महीनों में कोरोना संक्रमण में संभावित उछाल के मद्देनजर सावधानी अपनानी होगी। ओवरऑल सिचुएशन में स्टेबलाइजेशन हुआ है। केरल में भी नंबर ऑफ केसेस में गिरावट आई है। मिजोरम एक स्टेट ऑफ कंसर्न है। उम्मीद करते हैं कि वहां भी सिचुएशन अब ठीक हो जाएगी और वहां टीकाकरण भी तेज गति से चले और पेंडेमिक रिस्पांस और कंटेनमेंट भी इफेक्टिव हो, ये हम अपेक्षा करते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे से कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा कार्यक्रम में कोरोना और निपा वायरस के संबंध में प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 01123314444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों के परिषद की 21वीं बैठक को कल वर्चुअली संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 24 सितंबर को वाशिंगटन में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। सरकार ने राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूति रसीदों के लिए 30,600 करोड़ रुपए तक की गारंटी देने की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा, आधुनिक आधारभूत ढांचे ने जीवन और व्यापार को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई दिल्ली में 2 रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया। सरकार ने कहा, देश में पिछले 11 सप्ताह से साप्ताहिक संक्रमण दर 3% से नीचे है। स्वस्थ होने की दर 97.64%। देश की 20% आबादी को कोविड रोधी टीके की दोनों खुराक और 62% को पहली खुराक दी जा चुकी है। गुजरात में नए मंत्रिमंडल में 10 कैबिनेट सहित कुल 24 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित और भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने विश्व कप के बाद 2020 टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की। गुजरात में आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नए मंत्रिमंडल ने शपथ ली। गांधीनगर में राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 10 कैबिनेट, 14 राज्य मंत्री सहित मंत्रिमंडल में कुल 24 विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसमें 2 महिला सदस्य भी शामिल हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पूरा नया मंत्रिमंडल बनाया है। प्रधानमंत्री ने नए मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि ये लोग समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपना जीवन जनसेवा और पार्टी के विकास के लिए अर्पण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आज सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हिमाचल प्रदेश के लिए 15 मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत की। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने 6 वर्ष में 6 लाख लोगों को निःशुल्क जांच, उपचार और दवाई की सुविधा उपलब्ध कराई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराई है। करोड़ों दिलों में गूंज रही विशेष आवाज, जिसका वैश्विक मंचों पर चल रहा जादू, आम आदमी के दर्द से पिघलता है जो दिल, जिनकी अगुवाई में बना टीकाकरण का रिकॉर्ड। सुनिए प्रधानमंत्री के जीवन पर विशेष कार्यक्रम कर्मयोगी नरेंद्र मोदी। 100.1 FM गोल्ड सहित आकाशवाणी के अन्य चैनलों पर शुक्रवार 17 सितंबर को सुबह 9:30 पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इसी संग्राम की एक झलक। आज ही के दिन 1904 में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी महावीर सिंह राठौर का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। 6ठी कक्षा में पढ़ाई के दौरान ही वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। बाद में उन्होंने क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा की सदस्यता स्वीकार कर ली थी। राठौर ने भगत सिंह,
बटुकेश्वर दत्त और दुर्गा देवी को लाहौर के मौजांग हाउस से फरार होने में मदद की थी। उन्हें दूसरे लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था। जेल में बंद कैदियों के साथ अंग्रेज सरकार की बदसलूकी के विरुद्ध हुई 1933 की उस भूख हड़ताल में भी राठौर ने हिस्सा लिया था। इसी भूख हड़ताल के दौरान अंडमान की सेलुलर जेल में उनका निधन हो गया। राठौर के पिता देवी सिंह ने एक बार कहा था, आपका देश के लिए लड़ना ये साबित करता है कि आपने दिल से गुलामी को स्वीकार नहीं किया है। अब जब आप स्वतंत्रता की राह पर हैं, तो पीछे मुड़कर न देखें और अपने साथियों को कभी धोखा न दें। 16 सितंबर तारकेश्वर सेन गुप्ता की भी पुण्यतिथि है। उन्होंने चटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया था। 30 के दशक के मध्य में बंगाल में क्रांतिकारी सक्रियता चरम पर थी। चटगांव शस्त्रागार छापे से लेकर राइटर्स बिल्डिंग पर आक्रमण की घटनाओं से ब्रिटिश राज स्वयं को असहज महसूस कर रहा था। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में सबसे साहसी कृत्यों में से एक चटगांव शस्त्रागार छापे थे। 18 अप्रैल 1930 को 63 लोगों की एक टोली ने चटगांव जिले में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारा और इसे ब्रिटिश नियंत्रण से आजाद कराकर भारतीय ध्वज फहरा दिया। इस टोली के सदस्यों में अधिकतर सूर्य सेन के नेतृत्व वाले किशोर शामिल थे। चटगांव के क्रांतिकारी भले ही अपने तात्कालिक उद्देश्य में विफल रहे, लेकिन उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने में बहुत मदद की। इसके बाद कड़ी पुलिस कार्रवाई के दौरान कई क्रांतिकारियों को हिरासत में लिया गया। उनमें से कुछ को खड़गपुर के पास हिजली हिरासत शिविर में रखा गया। हिजली हिरासत शिविर एक 2 मंजिला विशाल इमारत थी, जिसके बीचों बीच एक टावर था। इस बिल्डिंग में 2 गेट थे। शिविर के चारों तरफ 10 फुट ऊंची दीवार और कांटेदार बाड़ थी। यहाँ से भागना असंभव माना जाता था, फिर भी 3 क्रांतिकारी भागने में सफल रहे। इसके बाद अंग्रेजी प्रशासन ने शिविर की सुरक्षा और कड़ी कर दी। 16 सितंबर 1931 को सुरक्षा कर्मियों के एक दल ने गोलियां बरसाईं और अपने राइफल के हत्थे से कुछ कैदियों का सर फोड़ दिया। इसी घटना में यहां बंद स्वतंत्रता सेनानी तारकेश्वर सेन गुप्ता और संतोष मित्रा की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे वहां बंद कैदी हैरान रह गए और उनमें से एक हिमांशु बसु ने दोनों पीड़ितों का पेंसिल स्केच बनाया और उसे आनंद बाजार पत्रिका के संपादक को भेज दिया। ये खबर मिलते ही जतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता और नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारियों के शव लेने हिजली पहुंचे। कलकत्ता में क्रांतिकारियों की शव यात्रा के दौरान उन्होंने बड़ा जुलूस निकाला। क्रांतिकारियों के निधन से निराश होकर कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रश्नो शीर्षक से मशहूर रचना लिखी थी। भगवान तुम्हें जुगे जुगे दूत पाठाएছো बारे बारे दयाहीन संसारे। तारा बोले गेल क्षमा करो सबे, बोले गेल भालोबासो, अंतर हते विद्वेष बेश नाशो, बरणीय तारा स्मरणीय तारा, तबुओ बाहिर तारे आज दुर्दिने फेरानो तारे व्यर्थ नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि देश का पहला आईआईटी यानी आईआईटी खड़गपुर इसी डिटेंशन कैंप में बना है। 16 सितंबर सन 1932 को महात्मा गांधी ने भारत की निर्वाचन प्रणाली को जाति के आधार पर अलग करने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के विरोध में पुणे की यरवदा जेल में भूख हड़ताल शुरू की। इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की वजह से उन दिनों वो गिरफ्तार थे। सितंबर 1932 में गांधी जी ने घोषणा की कि वे दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के ब्रिटिश सरकार के कदम के विरोध में आमरण अनशन शुरू कर रहे हैं। गांधी जी का मानना था कि इससे भारतीय समाज स्थायी रूप से बंट जाएगा, जो बेहद गलत होगा। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में 8 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट। श्री गडकरी ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे दुनिया का सबसे लंबा हाईवे है। इसकी लंबाई करीब 1350 किलोमीटर है। विशेषता ये है कि इससे दिल्ली से मुंबई की यात्रा मात्र 12 घंटे में पूरी हो सकेगी। मध्य प्रदेश में जो 245 किलोमीटर का हाईवे बन रहा है उसमें से 106 किलोमीटर बन चुका है, जिसके लिए निर्माण में लगी टीम को उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि रतलाम को इससे निश्चित ही बहुत आर्थिक लाभ का मिलेगा। परितोष दीक्षित, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। संस्कृति मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों और मोमेंटो की कल से ई नीलामी शुरू कर रहा है। वेबसाइट pmmementos.gov.in के जरिए कोई भी व्यक्ति या संगठन ई नीलामी में भाग ले सकता है। नीलामी 7 अक्टूबर तक चलेगी। नीलामी से प्राप्त धन का उपयोग गंगा के संरक्षण और पुनरुद्धार के उद्देश्य से चलाए जा रहे नमामि गंगे मिशन में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का पहला चरण आज पूरा हो गया। श्री राम भूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने कहा कि इस चरण में मंदिर की मजबूत आधारशिला बनाने का काम पूरा हुआ है। इसके लिए गर्भगृह के नीचे 14 मीटर और अन्य हिस्सों के लिए 12 मीटर की बुनियाद बनाई गई है। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण का दूसरा चरण अगले 2 महीने में पूरा हो जाएगा। इसके बाद तीसरा चरण भी 3 से 4 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है और राजधानी लखनऊ में स्थिति काफी खराब है। लखनऊ के कई इलाकों में लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया और बिजली की व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। लखनऊ के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से लोगों को सलाह दी गई है कि बिना आवश्यक कार्य के बाहर न निकलें। सड़कें और चौराहे पानी में डूबे हैं तो वहीं अंडरपास भी बारिश के पानी से भर गए हैं। कमोवेश यही हालात राज्य के कई अन्य जिलों में भी हैं और वर्षा जनित हादसों में कई लोगों की जानें चली गई हैं। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि अगले 2 दिनों तक प्रदेश में मौसम ऐसा ही रहेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे और वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा। लेह और गिलगित में बादल छाए रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर के ज्यादातर शहरों इम्फाल, शिलंग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर और गंगटोक में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना है। विराट कोहली ने 2020 विश्व कप के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली 2020 विश्व कप के बाद टीम इंडिया के कप्तान नहीं रहेंगे। सोशल मीडिया पर आज शाम एक पोस्ट के जरिए कोहली ने इसकी जानकारी दी। कोहली ने कहा, अपने ऊपर लगातार बढ़ते दबाव की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। चेज मास्टर के नाम से मशहूर कोहली ने साफ किया है कि वो बतौर बल्लेबाज 2020 क्रिकेट खेलते रहेंगे। वो भारतीय टेस्ट और वनडे टीम की कप्तानी भी जारी रखेंगे। कोहली ने कहा कि कप्तानी छोड़ने के बारे में उन्होंने मुख्य कोच रवि शास्त्री, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और बीसीसीआई सचिव जय शाह को जानकारी दे दी है। कोहली ने अब तक 45 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की है। इनमें से 27 में टीम को जीत मिली है। कोहली के इस निर्णय के बाद भारतीय 2020 टीम के नए कप्तान की तलाश भी शुरू हो गई है, जिनमें रोहित शर्मा इसके प्रबल दावेदारों में से एक हैं। आनंद श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों के परिषद की 21वीं बैठक को कल वर्चुअली संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 24 सितंबर को वाशिंगटन में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। सरकार ने राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूति रसीदों के लिए 30,600 करोड़ रुपए तक की गारंटी देने की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा, आधुनिक आधारभूत ढांचे ने जीवन और व्यापार को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई दिल्ली में 2 रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया। सरकार ने कहा, देश में पिछले 11 सप्ताह से साप्ताहिक संक्रमण दर 3% से नीचे है। स्वस्थ होने की दर 97.64%। देश की 20% आबादी को कोविड रोधी टीके की दोनों खुराक और 62% को पहली खुराक दी जा चुकी है।
गुजरात में नए मंत्रिमंडल में 10 कैबिनेट सहित कुल 24 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई और भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने विश्व कप के बाद 2020 टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।